चलो बस, ओए ओए, चल अभी हेडिंग डालो। लास्ट लेक्चर में क्या किया था हमने? करो करो 13.9 एंड 14.9 एंड 14.13 वाज द होमवर्क। तो अधिक सन्नू ने कर लेशु आ टॉपिक पते પછી લખવાનો ટાઈમ આપણે એમાં ચેક કરી લઈશું। धीमे धीमे आवશે। चलो इधर बात ध्यान दो। लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था? फोर्स लॉ पढ़ा था हमने, फोर्स लॉ एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फिर उसके बाद क्या देखा था उसके प्रीवियस लेक्चर में कि लास्ट लेक्चर में ही कराया था स्प्रिंग का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कराया था हमने। अगर ऐसे स्प्रिंग है दोनों सीरीज में है तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? कितने फॉर्मूला आए अभी तक? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव, एक्सेलरेशन ऑफ द वेव, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, याद है? तो बद्दा भूली गया लाऊं लवे। तो इसका फॉर्मूला क्या था? देखो अंदर कंफर्म करो, यही है 2π√2m/k, और उसको पैरेलल में ले जाएंगे तो 2 नीचे आ जाएगा बस। और एक और कॉम्बिनेशन था, उसका भी फॉर्मूला यही से आ रहा था, रिजिड सरफेस स्प्रिंग, ब्लॉक स्प्रिंग इन ऑल्सो रिजिड सरफेस। मतलब दिस 2 कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला यही आ रहा था, याद है? शू तकलीफ चलावे? मैंने पहले ही बताया, मेरे को खुद को ऐसा लग रहा है कि मैंने एक कपड़ा नहीं पहना है, पर कुछ लोग पीछे पड़ गए थे, दैट्स व्हाई आई हैव टू डू इट। अब इधर ध्यान दो, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर कोई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस कर रहा है तो उसके अंदर कितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी? आज तक मैकेनिकल एनर्जी को हमने देखा है चैप्टर नंबर 3 में, 6 में, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को सम करते हैं तो क्या मिलता है? मैकेनिकल एनर्जी। तो फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई ऑसिलेटर मूविंग कंडीशन में है तो उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। सो हाउ कैन वी डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल ऑसिलेटर? नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसी को याद है? हाफ mv²। इसमें से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या ये रख सकते हैं? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग विच ऑसिलेटर? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर ये लीनियर एक्सेलरेशन करता होता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी होती, तो उसका लीनियर मोशन होता तो नॉर्मल लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी मिली हमें? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ऐसे आपको हर एक फॉर्मूला का एक लास्ट पेज बनाना है, ब्लैंक पेज हर एक चैप्टर का,
उसमें क्या करना है, जितनी भी थियरी आपको रिवाइज कराया जाए उसका फॉर्मूला नोट डाउन करते जाना है। समझ में आ रहा है? ताकि उस पर क्या होगा कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद है और उसके बाद जब लास्ट में नोट्स बनाएंगे वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स 12th में, तो उसकी नोट्स कैसी होती है, अगर ये पूरी थियरी मुझे याद करनी है तो सपोज ये थियरी जो मैंने कैसे याद करी है, टीचर्स क्या करते हैं इस पर्टिकुलर थियरी को 4 पोर्शंस में तोड़ देते हैं। तो आज से मैं वो आपको सिखाना चालू करूँगा। दैट्स हाउ यू कैन रिक्रिएट द होल थियरी। समझ में आ रहा है? तो हर एक डेरिवेशन के 4 या 5 स्टेप्स होंगे जिसको हम अलग से फ्लो चार्ट बना के नोट कर लेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर से आपको खुद से करना है। ठीक है, दैट्स वाई आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है कि सारी थियरी एक साथ डेरिवेशन आ जाते हैं, हमको याद नहीं आता है कौन सा है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन करते हैं आज। तो उसमें अगर ये v को डालेंगे तो क्या आएगा, हाफ m, v का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये बच जाएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अगर वो फॉर्मूला नहीं डालते और जो ऊपर वाला है वो डालते तो क्या होता, बोलो ना, कहीं तो बोलो ओए। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, which means these two can be the formula of kinetic energy of any particular particle which is doing simple harmonic oscillations। और उस पार्टिकल का नाम क्या बोलते हैं हम, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसे क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, अब क्या चाहिए हमको, टोटल एनर्जी। तो इसके लिए और कौन सी एनर्जी चाहिए हमको, पोटेंशियल एनर्जी। पर उसके लिए सबसे पहले इसको जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना ट्राई करते हैं। तो इसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, जो भी आपने आज तक किया है वही करना है। पर चैप्टर नंबर 6 जब हमने पढ़ा तब साइन कॉस नहीं था। राइट या रॉन्ग कुछ भी आपको बस अटेम्प्ट करना है। दैट्स वाई आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि ये सब क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला कैसे बने वो समझ में आ गया। समझ में आ गया सबको। तब हमको इन दोनों फॉर्मूला में से काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला डिराइव करना है। तो क्या कर सकते हैं इधर, वो भी कर सका है। आपके एनसीईआरटी में थियरी निकालो सबसे पहले, तारी बुक में तूज निकाल, तू आगे स्टेप सजेस्ट कर। देखो इधर ध्यान दो, अनलिमिटेड टाइम नहीं है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब ये y ऑफ टी है, यहाँ पे x ऑफ टी लिखा है पर ये y ऑफ टी है। हमने जब पढ़ा था उसको y ऑफ टी पढ़ा था। तो क्या लग रहा है इस y की वैल्यू में वो पुट कर सकते हैं, तो उसको पुट करो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकलता भी दिख रहा है, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। तो उस स्टेप से भी यहाँ तक पहुँच सकते थे डायरेक्ट, अगर फॉर्मूला याद होता तो वो यहाँ पूरा पुट करके भी आंसर वही आ रहा था। समझ में आ रहा है। तो मतलब ये डायरेक्ट स्टेप लिखा तो भी चल जाएगा। अगर किसी को डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो y का वैल्यू पुट करके हमने ये किया, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाला, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या आया, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। तो वही आपका ऊपर वाला स्टेप वापस आ गया। नाउ फॉर फाइंडिंग टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी हमको और कौन सी एनर्जी चाहिए,
पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? mgh होगा, पर यहाँ mgh नहीं चलेगा। हाफ KY² इज द फॉर्मूला जो इधर लगेगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। mgh किसके लिए है? अगर किसी पोटेंशियल एनर्जी को कहीं पे रखा, किसी पार्टिकल को किसी हाइट पे रखा या किसी जगह पे रखा तो, पर ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो उसके अंदर कैसी एनर्जी होनी चाहिए, ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो समझा देता हूँ एक बार। सपोज कोई पार्टिकल अपनी मोशन चालू करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। तो उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया तो उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर वो रुका हुआ है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उसको काइनेटिक होने के बाद वापस यहाँ पे रुकना है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स से बनी हुई एनर्जी मतलब -KY से बनी हुई एनर्जी विल बी दिस। समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? अब तुम्हें KY² पता है, उसमें अगेन y का वैल्यू रखो और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब तुम्हारे सामने पोटेंशियल का भी फॉर्मूला है, जैसे मैंने काइनेटिक का फाइंड किया वैसे ही फाइंड करना है। y की जगह उसकी वैल्यू रखनी है, जो आएगा उसको काइनेटिक प्लस पोटेंशियल में ऐड करके फॉर्मूला लाना है E का। क्या आता है फॉर्मूला बताओ? सिंपल डेरिवेशन है। फोर्स लॉ अगर नहीं पूछते हैं तो ये पूछते हैं। एक और फॉर्मूला यहाँ लिखो, देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? √K/m। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K/m। तो K इक्वल टू क्या मिल जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर। तो आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला हाफ mv² प्लस हाफ KY², मैंने क्या किया? पोटेंशियल का ये जो इक्वेशन नंबर 1 बनाया था वो रख दिया काइनेटिक का, और पोटेंशियल का जो इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 बनाया है उसे रख दिया। अब उसमें K की जगह क्या लिख सकते हैं? m ओमेगा स्क्वायर। तो सब कुछ सिमिलर दिखने लगेगा। अगर इस K की जगह m ओमेगा स्क्वायर रख देंगे तो क्या आएगा? ये m ओमेगा स्क्वायर A², m ओमेगा स्क्वायर Y²। तो यहाँ से पूरा एक हाफ m ओमेगा स्क्वायर Y² और ये माइनस ये हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एक स्टेप बचेगा, कौन सा बचेगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर A²। लखू स्टेप के चाल से लखी दઉં છું। ओके चलो,
इधर क्या हुआ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, इसके साथ भी मल्टीपल में जाएगा, इसके साथ भी मल्टीपल में जाएगा, इसके साथ मल्टीपल में जाएगा तो वो माइनस होगा और ये प्लस है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा कौन, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो फाइनल स्टेप क्या बचेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पर वी नो दैट एम ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट के, तो फॉर्मूला इज, मैकेनिकल एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला आया हाफ के ए स्क्वायर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। सिंपल डेरिवेशन है, कोई डाउट किसी को इसमें? मतलब आगे के जितने भी फॉर्मूला है उसको एक तरीके से एक जगह पर लिख लो, बिकॉज उसी का यूज इसमें आता रहेगा। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल मैकेनिक्स समझने में इजी था तो क्वेश्चन हार्ड होंगे, ये समझने में थोड़ा सिंपल है तो इसके समझने में थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हम कि कैसे ऑसिलेशन हो रहे होंगे, क्या साइन थीटा क्या कॉस थीटा। तो उसके लिए सब में क्या होगा, सिंपल आपको फॉर्मूला याद करने हैं, उसमें वैल्यू पुट करनी है बस। हार्डली 25-30 फॉर्मूला बनेंगे चैप्टर खत्म होते होते, बस उतना करोगे तो ये चैप्टर हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बना पाएंगे? अब इधर ध्यान दो, ये नॉर्मल साइन थीटा का ग्राफ है, तो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसा होता है, बिकॉज वो स्क्वायर हो गया तो उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव में ही होगी, कोई डाउट इसमें? तो अगर नॉर्मल साइन थीटा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा पाएगा, और अगर साइंस का मैं स्क्वायर करा दूँ तो हमको पता है किसी भी चीज़ का स्क्वायर कराएंगे तो उसका वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो वही ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये साइन स्क्वायर का हो गया। अब हमको पता है कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, और अगर कॉस स्क्वायर का चाहिए तो वो पूरा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इधर ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर है और पोटेंशियल के फॉर्मूला में साइन स्क्वायर है। अगर वाई की जगह वो रख देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, तो वो यहाँ का पोटेंशियल का फॉर्मूला साइन पे डिपेंडेंट है, तो वो साइन ग्राफ फॉलो करेगा। और यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा। समझ में आ रहा है ये ग्राफ कैसे बना है, एनसीईआरटी में यह ग्राफ दिया हुआ है। अब उसके बाद इन दोनों का कंबाइंड ग्राफ जो है, कंपैरिजन वाला ग्राफ, वो इधर बना के दिखाता हूँ। पहले ये समझ में आ गया पूरा कि ये क्यों पूरा पॉजिटिव में ही जा रहा है? कोई डाउट किसको इस ग्राफ में? बस इसको ड्रॉ करो फटाफट, फिर दूसरा ग्राफ बना देता हूँ।
अब फटाफट से 4 सेंटेंस लिखो। ये जो ग्राफ है उसका इन्फरेंस समझना है कि क्या मतलब होता है ये जो कॉम्बिनेशन ग्राफ है। अब बीजो आ रहा कर दो, ये ड्रॉ कर दो, પછી એનો मतलब લખાઈ દો કે શું मतलब છે ગ્રાફનો। यही ग्राफ है ये, पर उसको थोड़ा माइनस में ले जाके जूम करके दिखाया है कि दोनों कैसे काम कर रहे हैं। होता है जॉय એની લાઈફમાં એન્જોયમેન્ટ પતી ગયું છે। એનર્જી વર્સિસ વાય અલા એ લખવાનું રહી ગયું હજુ। ये प्रोपोगेशन होगा उसका मतलब क्या हुआ, ये आगे जा रहा है उसका मतलब क्या हुआ कि उसका वेव डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ये वाई एक्स एक्सिस पे आपका वाई होगा। वाई मतलब कौन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, और वाई एक्सिस पे कौन होगा, एनर्जी खुद, मतलब किस पॉइंट पे क्या एनर्जी है वो पता चल जाएगा। ड्यूरिंग द होल प्रोपोगेशन ऑफ वेव उसकी कहाँ पे क्या एनर्जी है वो हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो 4 सेंटेंस में लिखना है पूरा। ग्राफ नहीं बनाया तो 2 मिनट बाद बनाना, पहले ये लिख लो। एट मीन पोजीशन y इज इक्वल टू 0, मीन पोजीशन y इज इक्वल टू 0, द एनर्जी इज मिनिमम u इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी इज 0। इधर ध्यान से देखो, y इक्वल टू 0 मतलब ये पॉइंट हुआ। अब इस पॉइंट पे तुम्हें कौन सी एनर्जी 0 दिख रही है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यहाँ 0 पे टच कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट इन्फरेंस फ्रॉम द ग्राफ, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू निकलेंगे। एमसीक्यू में लिखे या फिर कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स में या कहीं पे भी लिखा हो कि एट विच पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0 फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो कहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 0 या फिर ओरिजिन पॉइंट पे। सिंपल है। तो फर्स्ट इन्फरेंस ऑफ द ग्राफ इज दैट कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 व्हेन y इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। तो अपने सेंटेंस से वो लिख लिया। फिर दूसरा देखो कि y इज इक्वल टू प्लस और माइनस a, मतलब अगर y की वैल्यू मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसका, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। कहाँ पे, y का जब वैल्यू मैक्सिमम होगा तो ऊपर कौन मैक्सिमम है, ये पोटेंशियल एनर्जी ही मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया। y का फॉर्मूला क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो y मैक्सिमम कब हो सकता है, जब साइन की वैल्यू क्या हो, साइन 90 क्या होता है 1, साइन 0 0, साइन 91, मतलब 90 डिग्री पे वाई टी मैक्सिमम कब होगा, ए वैल्यू पे। तो अगर वाई का वैल्यू मैं प्लस और माइनस ए ले लूँ, फर्स्ट इन्फरेंस क्या था, इफ वाई 0 देन पोटेंशियल एनर्जी 0। सेकेंड इन्फरेंस क्या होगा, इफ वाई इज मैक्सिमम देन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। दोनों एक ही चीज़ है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बोला था हमने, हाफ के वाई स्क्वायर, तो हाफ के वाई स्क्वायर विल बी मैक्सिमम। तो मतलब ये वाई से वर्सा स्टेप हो गया। समझ में आ रहा है। तो इसके रेफरेंस में और 2 पॉइंट क्या लिखोगे कि जब P और Q पॉइंट है, ये वाले 2 पॉइंट, ये पर्टिकुलर P पॉइंट और ये Q पॉइंट, यहाँ की कंडीशन क्या है, तो क्या एनर्जी, दोनों एनर्जी यहाँ पे क्रॉस कर रही है, मतलब दोनों एनर्जी इस पॉइंट पे कैसी है, हाफ, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसकी हाफ है। समझ में आ रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे मैक्सिमम हुई तो इस पॉइंट पे हाफ होगी। समझ में आ रहा है। सो एट द कोऑर्डिनेट y, मतलब P और Q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक ये वाला y कोऑर्डिनेट और ये वाला y कोऑर्डिनेट, उसके ऊपर मतलब जहाँ पे U and K इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे एनर्जी कैसी होगी, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल भी आधी है और काइनेटिक भी आधी है। हमने बचपन में ऐसा सीखा है कि अगर कोई चीज़ को ज़मीन से उठा के किसी हाइट पे रखना चालू करते हैं तो उसकी काइनेटिक यहाँ से धीरे धीरे 100% हुई, फिर 90%, वैसे जहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दिया तो काइनेटिक 0 हो गई और पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई। फिर जैसे ही यहाँ से लेकर के उसको नीचे छोड़ देंगे तो धीरे धीरे पोटेंशियल कम होती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी। अचानक से जब वो ड्रॉप हो जाएगा तो अचानक से उसके अंदर 100% पोटेंशियल हो जाएगी और काइनेटिक सारी 0 हो जाएगी। वही चीज़ को ग्राफ में समझाना है।
बिकॉज ऑसिलेटर नॉर्मली एक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है, वो पूरे प्लेन में ग्राफ में चल रहा है, दैट्स वाई उसका ग्राफ थोड़ा समझना मुश्किल है। समझ में आ गया क्या करना है? तो कौन से पॉइंट पे वाई की वैल्यू की वजह से कौन सी एनर्जी का वैल्यू चेंज हो रहा है वो हमको लिखना है। तो फॉर फर्स्ट एनर्जी यहाँ पे देखा हमने कि वाई जीरो होगा तो पोटेंशियल जीरो होगी, वाई जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेगा तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम हो जाएगी। एंड द पॉइंट्स वेयर द एनर्जी आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे एनर्जी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए, मतलब ये पॉइंट या ये पॉइंट, इन दोनों को पी क्यू बोला है आपके ग्राफ में। वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी हाफ हो जाएगी, मतलब हाफ पोटेंशियल होगी और हाफ काइनेटिक होगी। समझ में आ रहा है? मतलब हाफ काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हाफ पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ से असर्शन रीजन के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। नॉर्मली ये ग्राफ दे देंगे और नीचे ऑप्शन देंगे कि इसका क्या मतलब हुआ, एक सेंटेंस दे सकेंगे उसका फिर क्या रीज़न है, सपोज पी पॉइंट का क्या रीज़न है, पी पॉइंट क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक लास्ट पॉइंट बचा हमारे पास कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करो। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, थोड़ा रब करना पड़ेगा। ये सब लिख लिया है? अब हमारे पास नॉलेज है पी एंड क्यू का कि एट पर्टिकुलर पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट क्या हो रहा है, हाफ ऑफ द ई। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं पी और क्यू पॉइंट के? कोई लॉजिक? हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू? सपोज उसका वाई कोऑर्डिनेट सबसे इजी है, मैं वाई कोऑर्डिनेट आपको बताता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट आप फाइंड करोगे। एक पेज पे चल रहे हो अभी तक, जो समझाया समझ में आ गया है? अब उसका वाई कोऑर्डिनेट ये है एनर्जी वाला, तो एनर्जी हाफ हो गई, तो वाई कोऑर्डिनेट तो बाय डिफॉल्ट मिल गया। अगर मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो E/2 होगा प्लस E/2। वैसे यू हैव टू फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट किसके फॉर्म में मिलेगा? बिकॉज एक्स को एक्स एक्सिस पे कौन है, वाई, तो ए साइन समथिंग के फॉर्म में मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? नहीं होना रहा है, एक वाई तो पूरा है, यहाँ से पूरा जहाँ तक जाएगा वहाँ तक वाई होगा, ये वेव जहाँ तक प्रोपोगेट करेगा वहाँ तक। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसमें देखना मत, खुद से लॉजिक लगाओ, गलत हुआ तो चलेगा। आंसर कह दो। हाँ बोल, समझाओ जो नहीं आया समझा दो, एक हिंट आप ही दो। ये y इज इक्वल टू 0 हुआ और ये y इज इक्वल टू a हो गया मैक्सिमम। एक हाफ साइकिल कंप्लीट हुई, ये 0 से a तक पहुंचा, बराबर है। डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा मिलेगा? जब तुम साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 ऐसी वैल्यू रखते जाओगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमको मिलता जाएगा कि वो इस पॉइंट पे कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो अगर उसका मैक्सिमम यहाँ पे है, मिनिमम यहाँ पे है, और वी ऑल नो दैट साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 to 1। मतलब अगर ये पीछे की तरफ मैं इसको एक्सटेंड करूँ ऐसे, तो ये -a हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज साइन 91, तो ये अगर पीछे की तरफ जाएगा तो वो -1 हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स वालों को पता होगा कि साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। मतलब उसकी जो वैल्यू होती है, तुम कोई भी एंगल ले लो, साइन 90, साइन 360, कोई भी एंगल, तो उसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी? इन बिटवीन -1 to 1।
समझ में आ रहा है? मतलब दुनिया का कोई भी साइन फंक्शन, उसका एंगल कोई भी ले लो 0 से 360 के बीच में, या फिर माइनस में चले जाओ 0 to -360, तो उसका आंसर क्या आएगा? -1 से 1 के बीच में आएगा। मतलब इट कैन टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ -a। सिंपल है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इधर वो कॉस वाला ग्राफ बनाएंगे ऐसे। तो हमें ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट है, तो यहाँ पे ये कौन सा A होगा, ये हमें चाहिए। तो सपोज ये बीच में आ जाएगा तो a/2, a/2 किस पॉइंट पे मिलेगा? साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो ये साइन 60 पे मिलेगा, ये साइन 90 पे मिलेगा। फिर इसका भी हाफ करोगे तो यहाँ पे a/√2 के पास में कुछ आएगा, जो तुम्हारा ये इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे। समझ में आ रहा है? इसको समझना ज़रूरी नहीं है, फिर भी समझा दिया है, पर इसको याद रखना है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्रॉस सेक्शनल पॉइंट P एंड Q, जहाँ पे दोनों एनर्जी क्रॉस करती है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। डायरेक्टली आपको ग्राफ देंगे, ये 2 पॉइंट देंगे, ए की वैल्यू पता होगी, ई की वैल्यू पता होगी। मतलब आपको यहाँ पे सीधा याद रखना है कि प्लस और माइनस a/√2, मतलब यहाँ पे -a/√2 विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड प्लस a/√2 विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ Q। समझ में आ रहा है? तो सीधा ये आपको याद होना चाहिए, कोई भी MCQ जब पूछा जाएगा नीट में या कहीं पे, मतलब थियरी पूरी जो थी अब बोर्ड्स के लिए जो हमने डिराइव करी, और जो उसका इन्फरेंस था ग्राफ का कि ये थियरी से आप क्या घर लेके गए, क्या समझे आपने कि हाउ दिस पर्टिकुलर ऑसिलेटर इज ऑसिलेटिंग, उसका मतलब क्या। नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबको आता है कि किसी भी चीज़ को उठा के कहीं पे रख दो तो जितनी हाइट पे रखा उतनी पोटेंशियल आ गई, वहाँ से छोड़ दिया तो उतनी काइनेटिक उसमें आ गई। वही हम करते थे, पर वो तो कौन सा मोशन हुआ? वाई एक्सिस पे। समझ में आ रहा है? ओनली वन एक्सिस पे। तो उसको कौन से मोशन से समझा सकता है? लीनियर मोशन से समझ सकते हैं उसको। और ये कौन सा मोशन था? ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट्स वाई ग्राफ कैसा बना, ऐसा कुछ बना। समझ में आ रहा है? सबसे पहले ग्राफ कैसे बनाया? तो कि बाय द फॉर्मूला, पोटेंशियल के फॉर्मूला में क्या आया था? साइन स्क्वायर। तो उसका ग्राफ साइन स्क्वायर वाला बना, और साइन स्क्वायर प्लस में ही क्यों गया वो भी समझ लिया हमने, बिकॉज किसी भी उसका पूरा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग है, पर अभी को उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए उतना समझ सकते हैं, अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दैट्स हाउ, उसको याद रखो और इसके 2 कोऑर्डिनेट्स को याद रखो। फटाफट से अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लो, 4 पॉइंट्स को, कि किस पॉइंट पे क्या होता है। जब y 0 होगा तब पोटेंशियल का एनर्जी का क्या होगा, जब y मैक्सिमम होगा तब पोटेंशियल का क्या होगा, और y मैक्सिमम कब होगा। तो कुछ करना नहीं है, इसका एंगल अपने को याद करना है, ω/t+φ = π/2, बस, तब वो मैक्सिमम हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? अब हमको ये 3 फॉर्मूला पता है, YT, VT और AT के। उसको फाइंड करना है बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हेडिंग क्या है उसका थियरी का? सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपकी बीच में जो एक थियरी हमने छोड़ी थी, फोर्स लॉ के पहले, अकॉर्डिंग टू NCERT फोर्स लॉ के पहले वो थियरी थी, अंडरस्टैंडिंग SHM बाय द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ω/t+φ OR QP।
नाउ कंसिडर अ पार्टिकल P मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले कोई भी थियरी स्टार्ट कैसे करते हैं, जो डायग्राम है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे लास्ट टाइम भी हमने जो थियरी स्टार्ट करी तो उसमें भी क्या लिखेंगे, सबसे पहले वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मोशन कैन बी डिफाइंड एज हाफ mv², but here we are considering simple harmonic motion, that's why velocity of simple harmonic oscillator is defined as this, so that we are applying this formula into हाफ mv²। समझ में आ रहा है? फिर हम उसको रखेंगे, दैट्स हाउ। थोड़ा उसको एलाबरेट करना पड़ेगा। अब क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग SHM बाय द हेल्प ऑफ UCM, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये फॉर्मूला हमको आता है, हमने डायरेक्टली इसको मान लिया था, पर ये फॉर्मूला कैसे आया उसका थोड़ा बहुत प्रूफ हमें यहाँ पे दिया है। सपोज वी आर कंसिडरिंग अ पर्टिकुलर पार्टिकल P रोटेटिंग ऑन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, मतलब उसकी मोशन भी यूनिफॉर्म सर्कुलर, मतलब वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, और जितने टाइम में वो रोटेट करेगा वो भी सेम होगा, मतलब d θ/dt सेम होगा हर एक राउंड के लिए। वेलोसिटी विल बी सेम, ओमेगा विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरी राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल। उसका इनिशियल फेज हमने ले लिया ओमेगा t+5। अब नाउ कंसिडर दिस एंगल एज ओमेगा t+5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसके लिए अब इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, पर उसको हम मान लेंगे कि ये नियरली सेम है, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला इसके लिए बनाओ तो क्या बनेगा, कॉस बनाओ, साइन बनाओ। देखो सबसे पहले हमें कौन सा फॉर्मूला लाना है, वाई टी का फॉर्मूला डिराइव करना है। ये वाई टी का फॉर्मूला जो यहाँ पे हमको मिल चुका है, ए साइन ओमेगा t+5, इसको मैंने थोड़ा बहुत समझाया था कि हाउ वी आर इलेबोरेटिंग इट। तो कि भाई ए उसका एम्पलीट्यूड होता है, साइन क्या होता है जिस पर्टिकुलर फंक्शन से वो चल रहा है, ओमेगा t+5 क्या होता है तो कि उसका फेज। ये सब हमने समझा हुआ है, पर उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से डिराइव किया जा सकता है। कैसे, तो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला बनाओ। तो साइन ओमेगा t+5 क्या बनेगा, जैसे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपरटेनियस। तो इस एंगल के लिए क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपरटेनियस। समझ में आ रहा है? तो समझ पड़े शू करूं, मैं आपको साइन के लिए करके दिखाता हूं, आप कॉस के लिए करो। हमने कौन से दो फॉर्मूला बताए थे कि y ऑफ t के दो फॉर्मूला हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल जो पुरानी बुक है उसमें क्या लिया था, a साइन ओमेगा t+5, और एनसीईआरटी में आपकी बुक में क्या दिया है, a कॉस ओमेगा t+5। समझ में आ रहा है? सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस xt, तो उसका आंसर अलग आएगा। अगर ये yt बोल रहा हूं तो भी अलग आएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सपोज वी आर कंसिडरिंग अ पार्टिकल डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसका टेंजेंटेनियली उसकी वेलोसिटी होगी। कोई भी अगर गोल गोल घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी, टेंजेंटेनियली। ये उसका एक्स एक्सिस पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये उसका वाई एक्सिस पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब हमको साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। साइन का फॉर्मूला लगाओ तो ये मिल जाएगा, और कॉस का फॉर्मूला लगाओ तो एक कॉस ओमेगा t+5 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं आपके पास सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया है क्या कर रहे हैं हम लोग। बद्दू कही दी तू साइन नो फॉर्मूला लगाओ अनुचे, ये मैक्सिमम जगह पे गया तो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू और y की वैल्यू, y ऑफ t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t+5 ऐसा कुछ आएगा। बद्दू कही दी तू खाली तुम्हें फॉर्मूला लगाओ साइन थीटा नो। वो करे
एक साइन का करके दिखाता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपरटेनियस, तो क्या होगा पी आर अपॉन ओ पी। अब पी आर के सामने कौन सी साइड है, ओ क्यू, बोथ आर इक्वल, तो पी आर की जगह क्या ले सकता हूं मैं, ओ क्यू अपॉन ओ पी। अब ओ क्यू की वैल्यू क्या है, वाई ऑफ टी, समझ में आ रहा है। ओ क्यू क्या है, एक्चुअली वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, तो वाई ऑफ टी, और ओ पी कौन है, ये एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जा रहा है ये, तो ओपी का वैल्यू क्या हो जाएगा ए, तो वाई ऑफ टी का वैल्यू क्या मिला, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, सिंपली सॉल्व। वैसे ही कॉस के लिए डिराइव करना है, खत्म। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं। आज थोड़ा नया ट्राई कर रहे हैं, आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल थिंग कि कैसे करना है, फिर आप अगर कर पा रहे हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कैसे करना है। बस अब कुछ नया नहीं करना है, अब कॉस का फॉर्मूला लगाओ सिंपल, सिमिलरली जैसे वाई टी इक्वल टू एक साइन मिल गया हमको, कैसे मिला ये सब कुछ, ये हमको फॉर्मूला पहले से पता ही था, बस इसको हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक केस कंसीडर किया, उसके इसको समझ लिया। ओपी ने આવી રીતે જાય તો આ મેક્સિમમ સુધી ગયું એટલે આ એમ્પ્લિટ્યુડ હે 45 અહીંયાથી એંગલ પર નીકળ્યું છે કોઈ એંગલ પર, તો આ સર્કલના મેક્સિમમ પર ગયું, જ્યાંથી બહાર તો જવાનું નહીં, પોસિબલ જ નહીં। સર્કલની રેડિયસ છે એ મેક્સિમમ વેલ્યુ થઈ ગઈ ને। હવે એવું સેમ તું કોસ માટે બનાય, કારણ કે તારી બુકમાં કોસ માટે આપેલું છે, તો બી એ જ આવે, કારણ કે રેડિયસ તો સેમ જ થઈ ગઈ ને। સેમ જે ફોર્મ્યુલા આપણે અહીંયા લખ્યા છે એ તું સાઇન માટે લખ, કોસ માટે લખ, તો બી બધું સેમ જ આવશે। कर लिया डिराइव, एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 ऐसा आया होगा। अब उसका कंक्लूजन लिखो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ uniform circular motion on a diameter of reference circle। Simple harmonic motion is the projection of uniform circular motion on a diameter of reference circle। मतलब ये इसका रेडियस पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, इसी का रेडियस थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर नीचे ले जाऊंगा तो माइनस एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रेफरेंस सर्कल के डायमीटर के रेफरेंस से समझ सकते हैं। दैट्स व्हाट आई, जो हमने लिखा अभी। अब क्या चाहिए, ओके फॉर सेम केस, इस पर्टिकुलर सेम केस के लिए अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है तो कैसे करेंगे। सेम ग्राफ के लिए सबसे पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी फॉर एनी सर्कुलरली मूविंग ऑब्जेक्ट। हमको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहला एग्जांपल क्या था, एक पत्थर को रस्सी से बांध के गोल गोल घुमा रहे थे, तो पत्थर अगर छूटा तो वो किस तरफ जाएगा, तो इन द टेंजेंटेनियल डायरेक्शन जाएगा। तो वहाँ से हमको पता चली कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल कर रहा है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंटेनियल डायरेक्शन। सिंपल है। तो वी का डायरेक्शन तो हमको मिल गया है, समझ पड़े शू क्या मांगू છું। એની માટે પાછો આખું ડાયાગ્રામ બનાય, પાછો સર્કલ બનાય। इसका आंसर आ गया cos थीटा का, ऐसा कुछ आया होगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5।
बिकॉज फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट साइड कौन है, ओ आर, ओ आर की वैल्यू क्या है एक्स टी, और अपॉन हाइपोटेन्यूस ओपी, ओपी को तो हमने क्या लिया था ए, तो एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। चलो डायग्राम बनाओ फटाफट। डायग्राम में चेंज क्या आया, नाउ द एम्पलीट्यूड विल बिकम ओमेगा स्क्वायर ए, बिकॉज फॉर्मूला हमको पहले से ही पता है। कि v का फॉर्मूला क्या आने वाला है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो v मैक्सिमम कब होगा, कॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, कॉस की वैल्यू अगर 1 हो गई तो वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ओमेगा, समझ पड़े जा। तो वी नी मैक्सिमम वैल्यू शू था ए ओमेगा। अब क्या करेंगे इसके लिए, अगेन साइन थीटा का फॉर्मूला लिखाओ और कॉस का फॉर्मूला बनाओ, तो वी टी का आंसर आएगा। साइन का मत बनाओ, डायरेक्ट कॉस का बनाओ। बस चलो, रिसेस नहीं पड़ी, चल इधर ध्यान दे। ओए बस ला ओए, डायग्राम बना लिया। अब इसका मतलब क्या है, लास्ट टाइम जो हमने देखा कि भाई एनी यूनिफॉर्म सर्कुलरली मोशन कोई पार्टिकल अगर कर रहा है उसको हमने कंसीडर किया, उसकी वेलोसिटी को कंसीडर किया। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो वो कितनी होनी चाहिए, तो कॉस का जो कंपोनेंट है वो 1 हो जाना चाहिए, तब वो मैक्सिमम होगा। तो मैंने v को पहले से ही मैक्सिमम ले लिया ए ओमेगा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे कॉस क्या हो जाएगा 1, जैसे साइन 91 होता है वैसे कॉस 01 होता है, समझ में आ रहा है। तो अगर वो 0 डिग्री पे 1 हुआ उसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा टी प्लस 5 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। एट पर्टिकुलर इंस्टेंस जहाँ पे v हमको मैक्सिमम चाहिए तो कॉस का आंसर क्या होना चाहिए 0। मतलब अगर ये 0 हो जाएगा तो उसका कुछ फेज बचेगा, कोई इनिशियल फेज बचेगा उसका, नहीं बचेगा। और विदाउट फेज क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन पॉसिबल है, लेकिन वी आर डूइंग थियोरिटिकली प्रूविंग दैट पर्टिकुलर थिंग। ये हमने पहले कैसे प्रूव किया था, सबसे पहले इसको डिफाइन किया, उसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेशन लिया तो ये मिला था, उसके बाद सेकंड डेरिवेशन लिया तो ये मिला था। वही चीज़ कर रहे हैं और कुछ नया नहीं है, बस बाय द हेल्प ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। तो ग्राफ
सॉरी डायग्राम ऐसा बना। सिमिलरली ओ क्यू, क्यू पी, एन, पी आर सब कुछ ले लिया। अब इसके अंदर हमने इस पर्टिकुलर फेस को सेट किया ओमेगा स्क्वायर ए से। ऐसा क्यों किया वो अभी समझ में आएगा कि जब कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का फॉर्मूला बनाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ये एंगल यहाँ पे शिफ्ट होता है। ऐसा पूरा ट्राइंगल मैंने बनाया है, देखो इसको जूम करके ध्यान से देखो, सर्कल को अभी मत देखो। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आपका एंगल है। अब ये जो V है वो ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये एंगल जितना होगा ये उतना हो जाएगा। कैसे? अगर यहां से एक परपेंडिकुलर बनाऊं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ रहा है? और अगर ये Z बनेगा तो यहां पहुंच जाएगा ये। मगर फरी तो वैसे ये एंगल यहाँ पे शिफ्ट होगा ओमेगा टी प्लस फाइव। अब फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल अप्लाई कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपरटेनियस। શું તકલીફ છે તને? बातें बंद करो और कॉस का फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ। एस क्यू अपॉन डब्ल्यू ए हाँ डिफरेंशिएट करो तो भी चाले है, वो एक मेथड थी। बट वी आर प्रूविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन यूजिंग यूसीएम, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कभी थियरी आती नहीं है, टेंशन मत लो। पर अब ये यही कराऊंगा, एक्सेलरेशन नहीं कराऊंगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एस क्यू, इस पॉइंट को अगर एस मान ले तो सिमिलरली जिसका जो लेंथ है वो इसका लेंथ हो जाएगा। एस क्यू अपॉन एस पी। एस पी तेरा हाइपरटेनियस है, हाइपरटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपरटेनियस होता है ओमेगा ए। एस क्यू, ये एस पी कौन है? बरोबर છે। cos ओमेगा टी मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपरटेनियस। इक्वल टू एस क्यू आ गया। ओमेगा ए इक्वल टू cos ओमेगा टी प्लस फाइव। कंसिडर दिस ट्राइंगल। अनसोल्ड के जो दो सम दिए थे वो हो गए तुम लोगों के 14.9 एंड 14 पॉइंट समथिंग क्या दिया था? 14.9 सिंपल पेंडुलम ने डेफिनेशन
वो बीमार पड़ गया होगा। चलो हेडिंग डालो सिंपल पेंडुलम और उसका डेफिनेशन लिखो और ये डायग्राम बनाओ फटाफट। जो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे T इज टू 2π√L/g। फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया था टू अंडरस्टैंड ऑसिलेशंस, ऑसिलेटरी मोशन समझने के लिए पहला एग्जांपल फर्स्ट लेक्चर में लिया था हमने पेंडुलम का, और पेंडुलम को समझा था हमने कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है, T इज टू 2π√L/g। उस फॉर्मूला को डिराइव करना है। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज पेंडुलम एंड डिफाइन द डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विच इज T इज टू 2π√L/g। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन के जो ग्राफ्स आते हैं, एनसीईआरटी में ग्राफ नहीं दिए, प्रैक्टिकल बुक में भी है। हाँ वो सारे ग्राफ्स हाँ मासलेस ले ले। कब? हाँ ये फॉर्मूला डिराइव करवाना चाहिए। A system of small massive body suspends by a light inextensible twistless string from a fixed point, उसे बोलते हैं क्या? पेंडुलम। मतलब આવું સિમ્પલ યાદ ના રહે, મેસિવ બોડીને એવું બધું યાદ ના રહે તો ચાલે, પણ ડાયાગ્રામ બનાવવાનો અને લખી દેવાનું કે એક ફિક્સ પોઈન્ટથી એક સ્ટ્રિંગ સાથે એક પર્ટિક્યુલર માસ લગાવ્યો હોય અને જે ઓસિલેટરી મોશન કરી શકે એને કહેવાય पेंडुलम। सिंपल डेफिनेशन। अब उसके बाद क्या करना है कि उसको पर्टिकुलर एक एंगल पे ले गए हम और उसको छोड़ देंगे तो क्या होंगे, वो ऑसिलेशन करना चालू करेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में जब उसको यहाँ से यहाँ तक ले गए तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो एक mg फोर्स लगेगा। mg फोर्स का जो एंगल है वो इधर आ जाएगा, तो mg कॉस इधर और mg साइन इधर। तो अगर NLM को याद करें तो क्या हो जाएगा, T इज टू mg कॉस, और रिस्टोरिंग फोर्स जो इसको वापस ला रहा है अपनी मीन पोजीशन के पास वो कौन सा है, mg साइन थीटा। समझ में आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर डायग्राम पर से दो इक्वेशन बन रहे हैं कि टेंशन इज टू mg कॉस, टेंशन को कॉन्करेंटली इक्वेट कौन कर रहा है, mg कॉस, और वो वापस जो आ रहा है वो मीन पोजीशन के लिए
हमने इसको यहाँ ले गए, अब वापस मीन पोजीशन पे आ रहा है, तो वो mg sin थीटा, तो रिस्टोरिंग फोर्स कैन बी डिफाइंड एज F इज इक्वल टू mg sin थीटा। पर mg sin थीटा कैसा होगा? माइनस, बिकॉज रिस्टोरिंग कहाँ पे आ रहा है? वापस। तो बे फॉर्मूला થઈ ગયા આપણી પાસે। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिले। ये टेंशन है, स्ट्रिंग लगाइए तो स्ट्रिंग के ऊपर कौन सा फोर्स होगा? टेंशन। तो ये मिक्सअप ना हो इसके लिए इसको टी डैश ले लो, और कैपिटल टी टाइम पीरियड है। जाना ही टाइम पर। बताओ। चलो ये कोई हिंट આપો લે, શું કરીશું? चल छोड़ उसको, अभी आगे का स्टेप समझ। अब हमने एक बार जब मैंने एक थियरी कराई थी नीट में, तो मैंने बोला था कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज थीटा, ऐसा हमने बोला था। अगर इसको याद करो, इफ आई एम कंसिडरिंग साइन पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है? हाफ। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? हाफ। मैंने क्या बोला कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स साइन थीटा को नियरली थीटा ले सकते हैं। तो साइन पाई बाई 6 को मैं लेता हूं पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2। अब पाई बाई 6 कौन है? 3.14/6। तो 3/6 करूंगा तो वो नियरली 1/2 ही आने वाला है। मतलब फॉर वेरी स्मॉलर एंगल्स वी कैन कंसिडर साइन थीटा एज थीटा। समझ में आ रहा है? सो इन दिस फॉर्मूला अभी मुझे क्या करना है, देख, मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला नॉर्मल पता है, t इज इक्वल टू 2π√m/k। तो 2π पता है, m भी पता है। m कौन है? इस पेंडुलम का मास, बिकॉज वो मैसिव बॉडी है तो उसका कुछ मास है, मतलब अंदर से भरा हुआ बॉडी है तो उसका कुछ मास है। पर हमको क्या नहीं पता है कि व्हाट इज द रिस्टोरिंग कांस्टेंट k। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स वापस आ रहा है उसका जो कांस्टेंट k है, उसका इंफॉर्मेशन हमें किसी फॉर्मूला में नहीं मिला। सबसे पहले हमने क्या किया? डिफाइन किया, डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के उसके फोर्सेस को भी एनएलएम की जगह से उसका एफबीडी बना दिया। एफबीडी बना के 2 इक्वेशन मिल गए, पर 2 इक्वेशन मिलने के बावजूद ये के का फॉर्मूला कहीं पे नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है? बिकॉज करना क्या है, यही टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने डिफाइन करा हुआ है पहले से ही। तो इसी फॉर्मूला में मुझे एम पता है पेंडुलम का, अगर के पता चल जाए तो कुछ काम हो जाए। पर के कैसे मिलेगा? तो उसके लिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसको सिमिलरली कैसा बनाना पड़ेगा? वी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो अगर ये के एक्स जैसा दिखने लगे तो उसके साथ जो भी मल्टीपल में होगा दैट विल बिकम के, और उसको डाल देंगे टी के फॉर्मूला में। समझ में आ रहा है? आज जितनी भी थियरी हमने करी वो लिखने से पहले एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं। तो सपोज किसी को आइडिया लग गया कि ये क्या करना है, तो खुद से भी साथ साथ में सॉल्व कर सकता है। अभी सपोज किसी को नहीं पता चला, ये नई मेथड अभी आज ही रिस्क ले रहे हैं, ये ना मजा आया तो कही दीजिएगा ना मजा आई तो पहले दी लास्ट टाइम जो करता था यूज करीશું। इसमें क्या होगा, आपको भी थोड़ा मौका मिलेगा डिराइव करने का, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस है। अब क्या हो रहा है? mg साइन थीटा, मैंने क्या बोला कि साइन थीटा को नियरली थीटा ले लो, तो क्या हो जाएगा? माइनस mg थीटा। अब हमको पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। पर दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर विच एंगल? रेडियन एंगल। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन से 2 इक्वेशन, दो चीजें हमने अप्लाई करी?
तो क्या भाई साइन थीटा इज नियरली थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, वैसे मैंने इसको थीटा में कन्वर्ट किया। फिर थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इधर क्या मिल जाएगा माइनस एम जी। थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आर्क अपॉन रेडियस एक्स अपॉन एल। तो ये कैसा दिखने लगा, माइनस एम जी बाई एल इंटू एक्स। नाउ कंपेयरिंग दिस विथ ओरिजिनल हुक्स लॉ विच इज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो के का वैल्यू मिल गया, क्या मिला, के इज इक्वल टू एम जी बाई एल। अब ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड वी नो दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ के इनटू दिस इक्वेशन हमको क्या मिल जाएगा, m अपॉन एम जी बाई एल। एम कैंसल, एल ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डिराइव हो चुका है, समझ में आ रहा है। तो मैं जो बता रहा था कि हम, मेरे दिमाग में थियरी कैसे पड़ी हुई है, तो ये कभी याद नहीं रहता। किसी किसी चीज़ों को डेफिनेशन याद हो रहता है, लेकिन हमें क्या समझना है, बेसिक मीनिंग ऑफ पेंडुलम। इसके ऊपर से पेंडुलम का डेफिनेशन बन जाएगा। क्या डिराइव करना है वो मुझे पता था। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बनाया कि भाई पेंडुलम बनाओ, उसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहा है उसको डिफाइन करो। उसको वापस लाने वाला कौन सा फोर्स होना चाहिए, माइनस के एक्स। वहाँ से मुझे के मिलेगा विच विल बी आई एम पुटिंग इन दिस फॉर्मूला। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के दो या तीन स्टेप हुए। पहला स्टेप डायग्राम बनाओ, एफबीडी बनाओ। एफबीडी बना के 2 इक्वेशन मिलेंगे, 2 इक्वेशन में से जो दूसरा इक्वेशन मिला उसको हमें एफ इजिकल टू माइनस के एक्स से कंपेयर करके के निकालना है। के मिल जाएगा, उसको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे हर एक डेरिवेशन के 3 या 4 स्टेप्स ही होंगे, मैथमेटिकल स्टेप्स अंदर करने पड़ेंगे, और वो तो हमको आता है, सिंप्लीफिकेशन हमको आता है। गलती होगी पहली बार, पर ऐसे ही याद होगा। रटने जाओगे इतने सारे डेरिवेशंस तो हो पाएंगे। तो ये एक मेथड एक बार ट्राई करो, अगर हो पाता है तो, कि 3-4 स्टेप्स, ये पूरी थियरी एक बार लिख ली। अब घर जाके जब मैंने बोला था कि एक बार रिवाइज करना है, तब आपको 4 पॉइंट लिख लेने हैं कि इसमें मैंने क्या क्या किया। बस वो 4 पॉइंट जो मैं बोलता हूँ मेरे दिमाग में वही है, उसी को ध्यान में रख के इसको डिराइव करते हैं। कई बार गलती हो जाती है, पर कभी रटोगे तो इतनी सारी डेरिवेशंस रट नहीं पाओगे। तो आज के लेक्चर का मोटो यही था कि मैं आपको एक आइडिया दे पाऊँ कि हाउ आपको थॉट प्रोसेस क्या रखनी चाहिए इसको याद करने के लिए। समझा देंगे, कोई भी समझा देगा, डिराइव भी सब कोई करा देगा, पर इसको रिटेन कैसे करना है, एग्जाम तक इसको लेके कैसे जाओगे। अगले वीक में किसी ने पूछा तो कुछ याद नहीं होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 14.9 एंड 13 सबका हो गया है होमवर्क में, कि बाकी है किसी का? कहो बाकी बनने बाकी करा दो। हजी 15 मिनिट बाकी जा, लखी लो फटाफट, એટલે પેલા 2 હોમવર્કના સમ બી આપણે તને ના 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 બાકી છે હજી, પણ પેલા 2 સમ આપ્યા હતા પહેલા એ કરાવવા પડશે. આપણે થોડું સ્લો રાખ્યું આજે એટલે. इसके पहले लिफ्ट का फॉर्मूला हमने सॉल्व किया था जब सूडो फोर्स पढ़ा था, कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें हैवी महसूस होता है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के साथ साथ एक और एक्सीलरेशन नीचे लगा तो mg+a हो जाता है. समझ में आ रहा है? हाँ पहलू लिफ्ट वालू है, केस 1 सिंपल पेंडुलम इन अ लिफ्ट. इधर ध्यान दो, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमने क्या समझा था, हमको हैवियर फील होता है. આવું કંઈક કરાયું હતું યાદ છે કે લિફ્ટ ઉપર જાય તો નીચેની બાજુ સ્યુડો એક્સિલરેશન લાગે અને ગ્રેવિટી તો લાગતી જ હતી, એટલે mgની જગ્યાએ આપણું એક્સિલરેશન શું થઈ ગયું, mg+a.
दैट्स वाई वी आर फीलिंग हैवी वाई लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स। तो हमने क्या लिया, जी इफेक्टिव विल चेंज। अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो जी प्लस है, अगर लिफ्ट नीचे आएगी तो जी माइनस है। मतलब कुछ करना नहीं है, जी इफेक्टिव चेंज हुआ, इसी जी इफेक्टिव को इस फॉर्मूला में डालना है, दैट विल बी योर टाइम पीरियड। तो केस 1 क्या हो गया कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो क्या होगा, लिफ्ट नीचे आ रही है तो क्या होगा। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी प्लस और माइनस ए, खत्म। समझ में आया क्या किया। सूडो फोर्स जब पढ़ा था तब मैंने समझाया था कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें हैवियर फील होता है। हैवियर फील क्यों होता है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में लिफ्ट जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो एक्सेलरेशन लगता है। तो एक्सेलरेशन नीचे लगा और जी तो नीचे लग ही रहा था पहले से, तो आपका नॉर्मल एम जी होने वाला था, उसकी जगह क्या हो गया एम जी प्लस ए। दैट्स वाई आपको थोड़ी बॉडी और हैवियर फील होती है जब लिफ्ट ऊपर जाती है, और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो कैसा फील होगा, ऐसा होगा। और अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, हाँ, तो क्या होगा, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू ए। लख्यो आ फ्री फॉल की कंडीशन लखी, देखो फ्री फॉल की कंडीशन मतलब लिफ्ट नीचे आ रही है तो मतलब जी माइनस ए होगा, और अकॉर्डिंग टू फ्री फॉल जी बिकम्स ए, तो जी माइनस जी जीरो, टाइम पीरियड इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब पेंडुलम विल डज नॉट ऑसिलेट इन द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट, कि लिफ्ट के अंदर पेंडुलम है और उसको फ्री फॉल करा दिया तो वो ऑसिलेट नहीं करेगा, रियली भी नहीं था, बिकॉज पेंडुलम के जो ऑसिलेशन है वो ग्रेविटी पे बेस्ड है, और अगर वही नहीं रही, वो दो एक साथ गिर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो करिए। तो गमे ते हम कर से हो मतलब काढ़ी सकाय। तो सर जब ऊपर आ रही है तब ऑसिलेट नहीं या नीचे जा रही है। वे एकदम चुप, पहले इधर ध्यान दो। पहले मैंने क्या बोला कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमें हैवियर फील होता है, मतलब मास ऐड होता है, एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। तो जब ऊपर जाती है देन वी विल टेक जी प्लस ए, तो फॉर्मूला बनेगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी प्लस ए व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स। जब लिफ्ट नीचे आएगी तो नीचे जी माइनस ए होगा। अब फ्री फॉल मतलब लिफ्ट नीचे आ रही है तो फॉर्मूला होगा जी माइनस ए, पर वी नो दैट फ्री फॉल में जी बन जाता है ए, दैट्स व्हाई ये जीरो हो गया, और समथिंग अपॉन जीरो बिकम्स इंफिनिटी। समझ में आया। अब दूसरा केस कि पेंडुलम इज मूविंग इन अ मूविंग ट्रेन, कि पेंडुलम को लगा दिया है, ट्रेन कार कुछ भी बोले, कि यहाँ पे पेंडुलम लगा दिया और वो ट्रेन चलने लगी, तो क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया अगर ट्रेन आगे चलेगी तो पेंडुलम कहाँ जाएगा, पीछे, और चलती ट्रेन को ब्रेक लगाएंगे तो पेंडुलम कहाँ जाएगा, सिंपल है। तो उसमें भी क्या चेंज होगा, एक्सीलरेशन में प्लस और माइनस ए। फिर केस 3 में है सेकंड पेंडुलम। समझाओ समझाओ, शांति ना किया जो इधर ध्यान दो। सबसे पहले अगर ये ट्रेन के अंदर है पेंडुलम और ट्रेन चलने लगी आगे, अब बस लावे मतलब समझ, ट्रेन आगे जाएगी तो पेंडुलम पीछे जाएगा, और इसका जी इधर होता है और ए इधर होता है, और ये इस तरफ जाएगा तो जी इधर आ जाएगा, ऐसे एम जी।
तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो एक्सेलरेशन इस तरफ ले जाता है, ये जी इस तरफ ले जाता है, तो ये उसका रिजल्टेंट बनेगा और रिजल्टेंट विल बी जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन रूट। उनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है ना ऐसे, ये जी नीचे है, ए आगे है। जो समझ में आया? तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद एक और पेंडुलम है जिसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या होता है? जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो उसे सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। 2 सेकेंड, जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा उसे बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। सेकंड अगर 2 सेकेंड है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 जाने के लिए भी 1 सेकेंड लेगा, वापस आने के लिए 1 सेकेंड लेगा, और उसको मीन पॉइंट क्रॉस करने में भी कितनी सेकेंड लगेगी? 1 सेकेंड। तो थर्ड केस में क्या लिखोगे कि सेकंड पेंडुलम ऐसा होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, उसको 2 जाने में 1 सेकेंड, फ्रो आने में 1 सेकेंड, और मीन पोजीशन को पास करने में भी 1 सेकेंड लगेगी। दैट पेंडुलम इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। सिंपल। तो 3 तरीके के केसेस आए नॉर्मल पेंडुलम में कि अगर वो लिफ्ट में है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो कैसा टाइम पीरियड, नीचे आ रही है तो कैसा टाइम पीरियड, और लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है तो कैसा टाइम पीरियड। और ये केस कौन सा था? जब कार चल रही है तो उसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऐसा होगा, बिकॉज पेंडुलम ऐसे है तो उसका वेट नीचे होगा जी, और कार आगे चल रही है तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। समझ में आ रहा है? तो उसका रिजल्टेंट जो बनेगा वो ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इन रूट एक्स कंपोनेंट पर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस रूट, इसमें आगे आएगा प्लस 2ab कॉस थीटा, पर कॉस 90 क्या होता है? 0। दैट्स वाई लास्ट टर्म निकल जाएगी। इसमें वेक्टर एडिशन किया है। समझ में आ रहा है? कर से कर से पण એનું ટાઈમ પીરિયડ આ રીતે બદલાઈ જશે। લાગે એમ પબ્લિક પેક કરો મને, એટલે બે સમ નહીં કરો સોલ્વ। છે કોઈ ક્લાસ છે હમણાં? तो नेक्स्ट क्लास में आते ही वी विल डू 14.9 एंड 14.13। આજે भी एक थियरी बाकी रही गई है, પણ આ બરાબર છે? મેથડ સમજ પડે છે?